समरिक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। समरिक संख्याएं का अध्ययन करने के पहले हम संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्या एक से प्रारंभ होती है, जिस संख्या का उपयोग हम गणना में करते हैं और जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, धनात्मक संख्या, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, आगे ही अनंत तक, ये कहलाता है हमारा प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, इसको हम दर्शाते हैं W से। यदि हम प्राकृतिक संख्या को अगर हम 0 से प्रारंभ कर दें, इसमें 0 और शामिल कर दें, तो ये हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। ये 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। उसके बाद आता है पूर्णांक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर एवं निगेटिव इंटीजर। 0, +1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। इसमें दोनों प्रकार के संख्याएं इसमें सम्मिलित रहते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। ये हमारा होता है पूर्णांक। इसके पश्चात आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर। जैसे कि इसका नाम से स्पष्ट है, अभाज्य। ऐसी संख्या जो केवल अपने से ही भाग जाता है और दूसरे से भाग नहीं जाता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। अब हम ये देखते हैं कि जब इन संख्याओं का हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर, जब इन संख्याओं का हम वर्ग करते हैं तो सदैव हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है, पॉजिटिव नंबर ही प्राप्त होती है। अब इस सब संख्याओं को अगर हम मिला दें, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, ये सबको अगर हम मिला दें तो बनता है वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। इसके अंतर्गत ये हमारे सारी प्रकार की संख्या आ जाती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या। ये सब संख्याओं को अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है हमारा वास्तविक संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। अब यहां मैं एक समीकरण लेता हूं, x² + a² = 0। हमने एक समीकरण लिया, x² + a² = 0। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x² = -a²।
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसके दोनों पक्षों में हम वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहां पे हम जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, किसी भी ऋणात्मक संख्या की हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो निगेटिव है, ऋणात्मक है, और उसका हम वर्गमूल व्यक्त कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। अब इसको हम एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होगा एक्स इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं -1 इंटू ए स्क्वायर, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू ए स्क्वायर। और हम जानते हैं कि वर्गमूल जो होता है वो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स का जो वर्गमूल जो 4 का जो वर्गमूल होगा वो धन और ऋण दोनों में आएगा, +-2। तो यहाँ पे इस संख्या का जो वर्गमूल है वो धनात्मक और ऋणात्मक होगा, इसलिए हम ये दो चिन्ह लेते हैं, धन और ऋण। यहाँ पे इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, -1 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर का वर्गमूल। अब x इक्वल टू +- अंडर रूट -1, यहाँ पे ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए होगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो संख्या है ये अंडर रूट -1, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। ये संख्या का हमारे संख्या रेखा में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार की जो संख्या है उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इस प्रकार की जो संख्या है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, और इसके लिए ग्रीक लेटर आयोटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्थान पे हम आयोटा का इस्तेमाल करते हैं, आयोटा, ये अंडर रूट -1 के लिए हम आयोटा का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीक लेटर आयोटा। तो अब उसके बाद x इक्वल टू +- आयोटा a, तो ये हो गया हमारा अधिकल्पित संख्या, या जिसे हम अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब जब हम दो संख्या, एक वास्तविक और एक अधिकल्पित संख्या, दोनों को जब हम मिलाकर लिखते हैं, एक वास्तविक और एक अधिकल्पित संख्या, तो वो हमारा बन जाता है सम्मिश्र संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम व्यक्त करते हैं z से, z इक्वल टू a + -ib, ये हो जाता है हमारा सम्मिश्र संख्या। यहाँ पे a और b वास्तविक संख्या है, लेकिन a जो है हमारा इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, और b जो है इस सम्मिश्र संख्या का अधिकल्पित भाग है। ये जो है वास्तविक भाग है और b जो है अधिकल्पित भाग है। ये हमारा सम्मिश्र संख्या का एक मानक रूप है। इसको हम सम्मिश्र संख्या को z से व्यक्त करते हैं,
और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि समरिक संख्या में वास्तविक और अधिकल्पित संख्या का योग या अंतर होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए z बराबर 3-4i, 3-4i, ये जो है वास्तविक भाग है और ये जो है अधिकल्पित भाग है। ये दोनों मिलकर ही समरिक संख्या का निर्माण करते हैं। अगर यहां से i अगर हम हटा देते हैं तो ये समरिक संख्या नहीं होगा। समरिक संख्या में क्या क्या होना जरूरी है? वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। z इक्वल टू 4 - 5i, ये भी हमारा समरिक संख्या है। यहां भी वास्तविक भाग है और अधिकल्पित भाग है। अब इसके बाद हम लेते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म हमारे पास कोई समरिक संख्या है z इक्वल टू 2 + 3i, 2 + 3i। यहां पे 2 जो है वास्तविक भाग है और 3 जो है अधिकल्पित भाग है। जब समरिक संख्या को हम एक पेयर के रूप में लिखते हैं, एक जोड़ा के रूप में लिखते हैं, इस तरीके से पहले हम वास्तविक भाग को लिखते हैं, उसके पश्चात हम अधिकल्पित भाग को लिखते हैं। अब इस प्रकार से जो उसको हम अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा जो व्यक्त करते हैं, ये हमारा कहलाता है क्रमित युग्म कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। पहले हम वास्तविक भाग लिखते हैं, उसके बाद अधिकल्पित भाग। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। z इक्वल टू 4 - 5i, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? रियल पार्ट वास्तविक भाग क्या है? 4 है। अधिकल्पित भाग -5 - 5, ये हो गया हमारा समरिक संख्या का क्रमित युग्म। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं समरिक संख्याओं के गुण। समरिक संख्याओं के गुण। समरिक संख्याओं के गुण। समरिक संख्याओं के गुण। प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 क्या कहता है? प्रमेय नंबर 1 ये कहता है शून्य समरिक संख्या के वास्तविक और अधिकल्पित भाग अलग अलग शून्य होते हैं। शून्य समरिक संख्या के वास्तविक और अधिकल्पित भाग अलग अलग शून्य होते हैं। जैसे हमारे पास एक समरिक संख्या है a + ib = 0। ये कौन सी समरिक संख्या है? शून्य समरिक संख्या।
तो प्रमेय नंबर 1 क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई एक शून्य समरिक संख्या है तो उसके वास्तविक और अधिकल्पित भाग, ये वास्तविक भाग है और बी क्या है, अधिकल्पित भाग है, ये दोनों अलग अलग शून्य होंगे। अगर एक शून्य समरिक संख्या है तो उसके वास्तविक और अधिकल्पित भाग दोनों अलग अलग शून्य होंगे। यदि a प्लस आई बी इज इक्वल टू 0 हो तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ये दोनों भाग अलग अलग शून्य होंगे। ये प्रमेय नंबर 1 है। अब इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं, इसका सत्यापन। a प्लस आई बी इज इक्वल टू 0। implies that a is equal to minus ib। अब इसके पश्चात हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये माइनस आई बी होगा पक्षांतर करने पर, a इक्वल टू माइनस आई बी। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ऋणात्मक संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्चुअल में ये आयोटा है, लेकिन हम सामान्य बोलचाल में इसको हम आई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ग्रीक लेटर आयोटा है। आई इक्वल टू जैसे हमने पढ़ चुका है अंडर रूट -1। अब आई का अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, -1। दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो यहाँ पे हमें आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, -1। अगर इसको वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, हमें -1 प्राप्त होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं -1 इंटू बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो संख्या है, उनके वर्गों का योगफल 0 के बराबर है। उनके वर्गों का योगफल 0 के बराबर है। यह तभी संभव हो पाएगा, यह तभी ऐसा हो पाएगा जब a बराबर 0 और b बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा प्रमेय नंबर 1 का सत्यापन है। प्रमेय नंबर 1 हमारा ये कहता है कि शून्य समरिक संख्या के वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग के मान अलग अलग शून्य होते हैं। तो ये हमने प्रूव किया, ये वास्तविक भाग है और b क्या है, अधिकल्पित भाग है। इसके मान अलग अलग शून्य हो रहे हैं। ये हो गया हमारा प्रमेय नंबर 1 का सत्यापन।
नंबर 2, प्रमेय नंबर 2। पहले इसका हम कथन देखते हैं। इसका कथन क्या है? दो समान समरिक संख्याओं के वास्तविक और अधिकल्पित भाग आपस में अलग अलग समान होते हैं। दो समान समरिक संख्याओं के वास्तविक और अधिकल्पित भाग आपस में अलग अलग समान होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो समरिक संख्या है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू c प्लस आई डी। ये दो समान समरिक संख्या है। ये दो समान समरिक संख्या है, दोनों आपस में समान हैं। तो हमारा प्रमेय ये कहता है कि जब दो समान समरिक संख्या है तो उनके वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग ये दोनों आपस में अलग अलग समान होंगे। वास्तविक भाग के समान होगा और अधिकल्पित भाग के समान होगा। यदि a प्लस आई बी इज इक्वल टू c प्लस आई डी हो तो a बराबर c होगा और b बराबर d होगा। a बराबर c होगा और b बराबर d होगा। वास्तविक भाग के समान होगा और अधिकल्पित भाग के समान होगा। इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसका सत्यापन देखते हैं। a प्लस आई बी इज इक्वल टू c प्लस आई डी is implies that a plus ib minus c minus id is equal to 0। हमने क्या किया, इसको पक्षांतर कर दिया, साइन चेंज हो गए। जो बिना आई वाले जो नंबर हैं वो होगा हमारा वास्तविक भाग, रियल पार्ट, और जो आई वाला नंबर है वो है हमारा अधिकल्पित संख्या। अब इसको हम अलग अलग ग्रुपिंग कर लेते हैं, अलग अलग समूह में लिख लेते हैं। a माइनस सी ये वास्तविक संख्या हो गया, प्लस इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं आई, ये हो गया b माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं ये समरिक संख्या बन गया, ये समरिक संख्या बन गया। अब ये समरिक संख्या का मान किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा शून्य समरिक संख्या, ये हमारा हो जाएगा शून्य समरिक संख्या। तो अभी हमने प्रमेय नंबर 1 में पढ़ा है कि शून्य समरिक संख्या के वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग के मान अलग अलग शून्य होते हैं। वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग के मान अलग अलग क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो ये कौन सा भाग है? ये है वास्तविक भाग, रियल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। तो प्रमेय नंबर 1 के अनुसार ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 0 और b माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। तो प्रमेय नंबर 2 ये कहता है कि दो समान समरिक संख्याओं के वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग आपस में अलग अलग समान होते हैं। तो हमने ये देखा, हमको ये लाना था, a बराबर c लाना था और b बराबर d। तो ये देखिए a बराबर c और ये b बराबर d हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से प्रमेय नंबर 2 का सत्यापन
हो जाता है। तो अभी हमने देखा समरिक संख्याओं के गुण के अंतर्गत हमने दो प्रमेय देखा। पहला देखा शून्य समरिक संख्या का प्रमेय देखा, दूसरा हमने देखा समान समरिक संख्या का प्रमेय देखा। अब इसके पश्चात हम लेते हैं संयुग्मी समरिक संख्या। संयुग्मी समरिक संख्या। संयुग्मी समरिक संख्या क्या होता है? हमने समरिक संख्या एक लिया z इक्वल टू a प्लस आई बी। किसी समरिक संख्या का संयुग्मी का तात्पर्य होता है कि उसका जो अधिकल्पित भाग है, अधिकल्पित भाग का जो साइन होता है उसे अपोजिट लिया जाता है। जैसे अधिकल्पित भाग में कौन सा साइन है? पॉजिटिव है, इसका हम अपोजिट लेंगे। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। किसका? केवल अधिकल्पित भाग का, वही हमारा बन जाएगा। इस समरिक संख्या का क्या होगा? संयुग्मी समरिक संख्या होगा। ये देखिए संयुग्मी, इसको हम बार से व्यक्त करते हैं, जेड बार। ये बार लगाते हैं, जेड बार क्या हो गया? ये समरिक संख्या का संयुग्मी, कंजुगेट a माइनस आई बी। हमें क्या करना है? जो अधिकल्पित भाग है उसका साइन को चेंज, अपोजिट लेना है उसका। प्लस है तो क्या लेना है? माइनस, और माइनस है तो क्या लेना है? प्लस। जैसे एक और दूसरा हम समरिक संख्या लेते हैं, z इक्वल टू 3 प्लस 4i। इसका संयुग्मी, इसका कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा? z बार इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज करना है अधिकल्पित भाग का, 3 माइनस 4i। ये हो गया z बार समरिक संख्या z का संयुग्मी समरिक संख्या हो गया। तो समरिक संख्या में हम संयुग्मी समरिक संख्या में हम जो समरिक संख्या है उसके अधिकल्पित भाग का साइन अपोजिट लिया जाता है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और इस तरीके से उसको हम बार लगा के उसको सूचित करते हैं। अगर हम यहाँ पे, ये हमारा हो गया z बार, ये समरिक संख्या z का संयुग्मी हो गया। अगर फिर से इसका हम संयुग्मी लें, फिर से उसका दोबारा अगर हम उसका संयुग्मी लें, संयुग्मी का संयुग्मी, संयुग्मी का हम संयुग्मी ले रहे हैं, तो फिर से हमें बार लगाना पड़ेगा। हम किसका संयुग्मी ले रहे हैं? ये z बार का। z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4i। तो हम किसका साइन चेंज करेंगे? अधिकल्पित भाग का, उसका अपोजिट लेंगे, विपरीत चिन्ह। ये इस पे साइन क्या है? माइनस है, इसका अपोजिट लेंगे, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i। तो 3 प्लस 4i जो प्राप्त हुआ है वो क्या है? वो z है। ये हो जाएगा z बार का बार, ये हमें क्या मिलेगा? z। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी समरिक संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी स्वयं वह समरिक संख्या प्राप्त होती है। ये एक प्रॉपर्टी है।
संयुग्मी का अगर संयुग्मी लिया जाए तो स्वयं वह समरिक संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। संयुग्मी समरिक संख्या से संबंधित एक और हम रिजल्ट पर चर्चा करते हैं। हमारे पास एक समरिक संख्या है z = 3 + 4i और इसका हम संयुग्मी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4i। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ये हमारा समरिक संख्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये उसका कंजुगेट हो गया। अब जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, z + z बार इज इक्वल टू 3 + 4i प्लस 3 - 4i। ये -4i और ये +4i ये दोनों कट हो जाएंगे, अपोजिट साइन है दोनों का। ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, z + z बार इज इक्वल टू 6, 3 + 3 6। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब एक समरिक संख्या और उसके संयुग्मी को अगर हम प्लस करें तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या। यहां पे देख रहे हैं कि ये गायब हो गया, अधिकल्पित भाग क्या हो गया, गायब हो गया। तो एक हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब हम समरिक संख्या और उसके संयुग्मी को जब हम प्लस करते हैं तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, z + z बार इज एन एलिमेंट ऑफ R। R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब समरिक संख्या और उसके संयुग्मी को प्लस करने पर उसका जो योग है, एक समरिक संख्या और उसके संयुग्मी का योग, हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अब इसका हम मल्टीप्लाई को भी देख सकते हैं, इसका गुणा को भी देख सकते हैं, z × z बार। ये दोनों संख्याओं का हम गुणनफल पे विचार करते हैं, इसका देखते हैं इसमें क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। z 3 + 4i 3 - 4i। अब दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं। अभी हमने इसमें क्या किया था, प्लस किया था, तो हमने क्या रिजल्ट पाया कि जब दोनों को हमने प्लस किया तो हमें एक संख्या प्राप्त हुआ, वो क्या है, वास्तविक संख्या है। अब यहां पे हम गुणा करके देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, z × z बार। अब ये सीधा एक सर्वसमीका पे चले गया। हम जानते हैं a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो a के स्थान पे क्या है, 3 है, और b के स्थान पे क्या है, 4i है। तो इसके द्वारा, इस सर्वसमीका के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं 3² - 4i होल स्क्वायर। z - z बार 3² 9 - 4² 16, 4 का वर्ग 16, और ये वर्ग दोनों में आएगा, 4 में भी आएगा, i में भी आएगा, तो ये हो जाएगा i²। यहाँ पे ये इंटू है, z × z बार 9 - 16, i² का वैल्यू क्या होता है, -1। z × z बार इज इक्वल टू 9, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 16 हो जाएगा, और ये z × z बार
इज इक्वल टू 16 9 कितना हो गया 25। अब 25 क्या है, वास्तविक संख्या है, 25 वास्तविक संख्या है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला कि जब हम एक समरिक संख्या और उसके संयुग्मी को जब हम आपस में इनटू करते हैं तो हमें उसका जो गुणनफल है हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है कि समरिक संख्या और उसके गुणनफल, समरिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे। धन्यवाद।